लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बात करना चाहूंगा आपके डाउट क्लेरिफिकेशन के बारे में। आपको कोई डाउट है इस कोर्स में तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देखिए और उस गूगल फॉर्म में अपने डाउट्स को आप पुट कर दीजिए। एक किसी पर्टिकुलर लेक्चर में जो आपके एजुकेटर होंगे वो उन डाउट्स को एक साथ क्लियर कर देंगे और उस लेक्चर के बारे में आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर शिक्षा सेतु टीम के द्वारा। अदर देन दिस आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी, जो कि एक इंटरेक्शन पॉइंट होगा सभी स्टूडेंट्स का, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदर देन दिस आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले लेक्चर्स के बारे में पता चलता रहे। वेलकम बैक फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी फॉर यूपीएससी सीएसई ऑप्शनल थ्रू अवर बुक सोशियोलॉजिक डीमिस्टिफाइंग सोशियोलॉजी रिटन बाय मी। बात करें प्रीवियस लेक्चर की, तो हम प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़े हैं? हमने पढ़ा है बैकग्राउंड ऑफ डर्कहाइम, मींस डर्कहाइम की जो लाइफ थी और उनके टीचर थे। हमने उनकी लाइफ कोर्स के बारे में जाना, उनके टीचर्स के बारे में जाना, उनकी स्कूलिंग के बारे में जाना। ये हम जान चुके हैं डर्कहाइम का कंटेक्स्ट क्या था, मींस हम डर्कहाइम को उनके कंटेक्स्ट में ही स्टडी करेंगे। और इवन हमने जाना उस समय की फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी, जिससे डर्कहाइम थोड़े चिंतित थे। ये बात हमने डर्कहाइम में देख ली है। तो एक बार फिर से सिलेबस को देखते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। सिलेबस में हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 सब टॉपिक बी इमाइल डर्कहाइम, जिसमें टॉपिक करने वाले हैं डिवीजन ऑफ लेबर, सोशल फैक्ट, सुसाइड, रिलीजन एंड सोसाइटी, ऐसे कुछ। सबसे पहला टॉपिक जो अपना कवर होगा वो है रिलीजन एंड सोसाइटी। तो कल हमने बताया आपको जो टॉपिक्स हैं, रिलीजन एंड सोसाइटी है, डिवीजन ऑफ लेबर है, और डिवीजन ऑफ लेबर जो टॉपिक है उसको आप एनोमी से भी थोड़ा रिलेट करके देखिए। एनोमी एक टर्म है जो पीवाईक्यू में पूछा गया है, तो एनोमी की टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी डिस्कस हुआ है, बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। एनोमी के बारे में हम चर्चा करेंगे, फिर सोसाइटी के बारे में करेंगे, फिर सोशल फैक्ट्स के बारे में करेंगे। तो सोशल फैक्ट्स को हम कैसे समझ सकते हैं, आप एक बेसिक आइडिया लीजिए सोशल फैक्ट्स क्या होते हैं, जिससे कि आप इसको बहुत कंफ्यूज ना हो। सोशलॉजी ऐसे सब्जेक्ट, क्योंकि 1838 में 1838 में सोशलॉजी एक नए सब्जेक्ट की तरीके से इमर्ज होता है, तो नए सब्जेक्ट के कुछ की टर्म्स होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, अगर थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स में एक की टर्म है एंट्रोपी या फिर एंथैल्पी या फिर लेटेंट हीट। ये जो की टर्म्स हैं ये बस थर्मोडायनेमिक्स के लिए ही बने हैं, मींस उसी के कंटेक्स्ट में उन टर्म्स को कॉइन किया गया जो एक सब्जेक्ट को आइडेंटिटी प्रोवाइड कराते हैं। अगर ये टर्म्स को उस सब्जेक्ट से हटा लिया जाए तो शायद हम उस सब्जेक्ट को एक अलग आइडेंटिटी ना दे पाए, तो सब्जेक्ट का लोड हो, सब्जेक्ट को आइडेंटिटी मिले, ये सब उस सब्जेक्ट के जो स्कॉलर होते हैं उनकी एक इच्छा रहती है। ऐसे ही डर्कहाइम की इच्छा थी कि सोशियोलॉजी को एक डिफरेंट आइडेंटिटी मिले। आल्दो साइंस के बेसिस पर इसको देख रहे थे, वो साइंस से टर्म्स चोरी कर रहे थे, चोरी कहें या बारो कर रहे थे। तो इन्होंने साइंस के जो बहुत सारे टर्म हैं उनको सोशियोलॉजी में बारो किया, क्योंकि ये पॉजिटिविस्ट स्कॉलर थे, और इन्होंने अपने कुछ नए की टर्म्स दिए। उसमें एक टर्म इन्होंने दिया सोशल फैक्ट। तो सोशियोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट के कुछ डिफाइनिंग कीवर्ड्स तो होने ही चाहिए जो इस सब्जेक्ट का दबदबा, दबदबा मीन समझे, दबदबा मीन्स इसको आइडेंटिटी प्रोवाइड करे। दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा किसका? सोशियोलॉजी का। अगर ऐसे टर्म्स लेने लगे, सोशल फैक्ट, सोशल फोर्स, क्योंकि अगर ऐसे टर्म्स आ जाते हैं तो एंथ्रो वाले ये नहीं कह पाएंगे स्कॉलर ये अरे ये तो हमसे हमारे जैसे हैं या हमसे ही सब कुछ बारो करते, नहीं, कुछ नए टर्म्स दिए, सोशल फोर्स, सोशल फैक्ट, सोशल सॉलिडेरिटी, ऐसे कुछ टर्म्स दिए दबदबा बनाने में हेल्प करें। सोसाइटी जो भी हम पर थोप दे, फिर ये तो टर्म के बारे में हो गया कि सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उस टर्म का क्या मीनिंग है, वो क्यों चाहते हैं उस टर्म को उसमें, या उस टर्म का मीनिंग क्या है। सोसाइटी जो भी हम पर थोप दे या फिर दबाव पूर्वक हमें फॉलो करने को कहे, तो सोशल फैक्ट वही सब चीजें हैं जो सोसाइटी से रिलेटेड है। या तो सोसाइटी हमें फॉलो करने को कहे दबाव पूर्वक या थोप दे, इन सोसाइटी के साथ ही जो फैक्ट्स हैं वही सोशल फैक्ट है। जैसे हमने कहा सुसाइड एक सोशल फैक्ट है, डिवीजन ऑफ लेबर एक सोशल फैक्ट है, रिलीजन एंड सोसाइटी एक सोशल फैक्ट है, मींस रिलीजन एक सोशल फैक्ट। तो ये तो चर्चा रही सोशल फैक्ट की। अब हम देखते हैं रिलीजन एंड सोसाइटी, ये टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो रिलीजन एंड सोसाइटी, उसमें जो पहला क्वेश्चन आपको सोचना चाहिए, अगर डर्कहाइम की स्टडी करते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, क्या धर्म को भगवान के बिना समझाया जा सकता है? समझिए, भगवान या ईश्वर के बिना धर्म को समझाया जा सकता है? अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट नहीं होंगे और आपने डर्कहाइम को नहीं पढ़ा होगा, मान लीजिए, तो आप बड़ा अचंभे में रहेंगे कि ऐसा भी हो सकता है, और आप आज के बाद कभी ऐसा सोचने लगेंगे कि हाँ, धर्म तो बिना भगवान के भी समझाया जा सकता है, जब हम डर्कहाइम को पढ़ लेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, ये इसका की क्वेश्चन है, ठीक है। यही बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही आपको समझाएगा कि ये थ्योरी क्यों इंपॉर्टेंट है। तो हम क्योंकि धर्म की बात करने जा रहे हैं, तो एक बार सबसे पहले देखते हैं कि धर्म को और स्कॉलर्स ने कैसे समझा, रिलीजन को और स्कॉलर्स ने कैसे समझा डर्कहाइम से पहले। तो जो अपना एक टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 में, रिलीजन एंड सोसाइटी, इसी सिलेबस में पेपर 1 के,
उसमें देखेंगे सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ रिलीजन। आल्दो जो हम चैप्टर 8 करेंगे तो ये सभी थ्योरीज और डिटेल में करेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे सिलेबस इसलिए लगा दिया है आप उसके कंटेक्स्ट को समझ पाएं कि हम इस टॉपिक को इसमें भी यूज कर सकते हैं। ये अकेला डरखाइम में नहीं यूज करना है, आप इसमें भी इसको लगा सकते हैं। तो सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ रिलीजन में इसको समझ सकते हैं। अर्ली सोशल थिंकर्स वर मेनली कंसर्न विद द क्वेश्चन ऑफ ऑरिजिन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। जो मेन कीवर्ड है ऑरिजिन। जो पहले के सोशल थिंकर्स थे, अभी जो आने वाले हैं जैसे ईबी टाइलर हुए, तो ये लोग क्या करते थे, ये ऑरिजिन पर बहुत फोकस करते थे कि अगर कोई रिलीजन है जैसे हिंदुइज्म है तो ये इमर्ज कैसे किया होगा, इमर्ज क्यों किया होगा, तो ये उसके ऑरिजिन पर ज्यादा बात करते थे, इंक्लूडिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। बट डर्कहाइम डिड नॉट फॉलो दिस ट्रेंड। इन्होंने ये बात नहीं मानी। डर्कहाइम बोले हम कुछ अलग ही करेंगे, ये ऑरिजिन ऑरिजिन की बातें हमें समझ में भी नहीं आती हैं, हम कुछ और देखेंगे। तो उन्होंने क्या कहा, he was not sure about the truthfulness of factual data empirical evidence regarding origin of religion। उन्होंने कहा कि जो ऑरिजिन रिलीजन के ऑरिजिन की बातें हैं उसमें बड़ा कंफ्यूजन है, बातों में भी डेटा में भी बहुत कंफ्यूजन है, आप उसको सही से पॉजिटिविस्टिक एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। कोई कह रहा है रिलीजन आत्मा के कारण है, कोई कह रहा है रिलीजन पूर्वजों के कारण है, कोई कह रहा है रिलीजन नेचर के कारण है, बहुत सारे ऑरिजिन के रीजन दे रहे हैं। तो कैसे हम रिलीजन की थ्योरी ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में पढ़ सकते हैं। इसलिए कंसिक्वेंटली ही एडवोकेटेड फॉर काउजल एनालिसिस। अब काउजल एनालिसिस का क्या मतलब है, कॉज इन्होंने देखा कि रिलीजन कर रहा है एग्जिस्ट। अगर रिलीजन एग्जिस्ट कर रहा है सोसाइटी में तो इसका कॉज देखते हैं, और कॉज और फंक्शंस दोनों देखने पड़ेंगे, और कैसे ये सोसाइटी को कंटिन्यू करने में मदद करता है, ये बात करी डर्कहाइम ने। तो इन्होंने कॉजल एनालिसिस करी, ना कि ऑरिजिन की एनालिसिस ऑफ रिलीजन एंड और कंपैरेटिव एनालिसिस। और दूसरी इन्होंने एनालिसिस कौन सी करी, कंपैरेटिव एनालिसिस। मींस इन्होंने एक रिलीजन है ट्राइबल सोसाइटी का और एक है मॉडर्न सोसाइटी के, उनको कंपेयर किया। तो इसलिए इनकी थ्योरी को कंपैरेटिव एनालिसिस थ्योरी भी कहा जाता है। एंड रिजेक्टेड ऑरिजिन बेस्ड स्टडी ऑफ रिलीजन। तो इसको तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया ऑरिजिन वाली थ्योरी को। इस पे हम बात नहीं करेंगे क्योंकि डेटा है फैब्रिकेटेड और उस डेटा की कुछ भी पॉजिटिव एनालिसिस नहीं कर सकते। तो जिस बात को ये रिजेक्ट कर रहे थे, जरा उसको देख लें कि किस बात को ये रिजेक्ट कर रहे थे। तो इवोल्यूशनरी आइडियलिस्टिक थ्योरी सबसे पहली थ्योरी होती है। मींस ऑरिजिन ऑफ रिलीजन की जो थ्योरीज है वो एक दो थ्योरीज हम देखते हैं। आल्दो बहुत सारी थ्योरीज हैं, वो हम इस चैप्टर को जब कंप्लीट करेंगे उसमें पढ़ेंगे। एक पासिंग रेफरेंस मैंने यहाँ बुक में लिया है जिससे आप समझ पाएं कि डर्कहाइम किसको रिजेक्ट कर रहे थे। तो सबसे पहली थ्योरी है इवोल्यूशनरी और आइडियलिस्टिक थ्योरी। फोकस ऑन द ऑरिजिन ऑफ रिलीजन। पहला टर्म ऑरिजिन, इट्स प्रोग्रेशन एंड पोटेंशियल डिक्लाइन। तो ये क्या कह रहे हैं, रिलीजन राइज करता है, बढ़ता है और साइन वेव की तरीके से खत्म हो जाता है। तो ये डिक्लाइन की बात कर रहे हैं, रिलीजन के खत्म होने की बात कर रहे हैं। आल दो अगर डर्कहाइम देखिए तो ये रिलीजन को खत्म होने की बात नहीं कर रहे हैं, ये रिलीजन को फंक्शनल होने की बात कर रहे हैं डर्कहाइम। जबकि इवोल्यूशनरी और आइडियलिस्टिक थ्योरी जो है वो रिलीजन को डिक्लाइन होने की बात कर रहा है। जैसे आप बात करें कॉम्टे की, तो इन्होंने जो मॉडर्न सोसाइटी है इसमें रिलीजन का रोल क्या कहा, कुछ भी नहीं। इन्होंने मॉडर्न सोसाइटी में साइंस को ही रिलीजन बोल दिया है। बोले साइंस रिप्लेस कर देगी रिलीजन को, तो रिलीजन तो खत्म ही हो जाएगा, साइंस आ जाएगी, ऐसा कुछ कह रहे हैं कॉम्टे। तो देख रहे हैं जो इवोल्यूशनरी या आइडियलिस्टिक जो थ्योरी है वो रिलीजन को खत्म होने की बात कर रही है, जबकि डर्कहाइम कुछ ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। डर्कहाइम ऑरिजिन की भी बात नहीं कर रहे हैं, डर्कहाइम कुछ और बात कर रहे हैं जो हम देखेंगे। फिर आती है थ्योरी एनिमिज्म थ्योरी, जो ईवी टाइलर साहब ने प्रपोज करी है। posits that earliest form of religion known to human count is the worship of the spirit। ये कह रहे हैं अगर रिलीजन ऑरिजिन हुआ है तो ऑरिजिनेट क्यों हुआ है, ये स्पिरिट की पूजा के कारण, वर्शिप ऑफ द स्पिरिट्स ऑफ डिजीज्ड एंसेस्टर। जो आपके पूर्वज मर गए हैं उनकी स्पिरिट की पूजा की वजह से ही जो रिलीजन है वो इमर्ज हुआ। तो घोस्ट वर्शिप से इसको थोड़ा आप कनेक्ट कर सकते हैं। सजेस्ट दैट एवरी लिविंग थिंग पजेस ए स्पिरिट। ये कह रहे हैं हर एक लिविंग थिंग के पास स्पिरिट होती है। ड्यूरिंग sleep the spirit temporarily leaves the body and enters the realm of dreams।
ये बात क्यों आई? ईबी टायलर कहते हैं जब एक ट्राइबल सोसाइटी में, प्रिमिटिव ट्राइबल सोसाइटी में लोगों को सपना आया, फिर उन्होंने कोशिश किया कि ये सपना क्यों आया? उन्होंने इस बात का आंसर ढूँढना चाहा कि हमें सपने क्यों आते हैं? तो फिर उन्होंने उसको, उस सपने को लिंक किया कि हमारे अंदर एक आत्मा है और वो आत्मा किसी और की बॉडी में जाती है और दूसरे की आत्मा हमारी बॉडी में आती है। इस वजह से हमें सपने आते हैं, क्योंकि वो जो थॉट है वो दूसरे का थॉट है और जो हमारे दिमाग में आ रहा है। मीन्स सपने को उन्होंने रिलेट किया, जो इस जो जो ड्रीम्स थे, ड्रीम्स को उन्होंने रिलेट किया स्पिरिट से। तो ड्रीम्स के कारण वो स्पिरिट को जान पाए और फिर उन्होंने स्पिरिट को बहुत ज़्यादा महत्व दे दिया, इम्पोर्टेंस दे दिया। फिर उन्होंने उसकी वर्शिप करने लगे और फिर उसको एंसेस्टर और गॉस्ट वर्शिप में ले आए। तो ऐसे रिलीजन का जो इमर्जेंस है, उसका अगर बेसिक वो देखेंगे तो वो ड्रीम से ही हुआ है। लोगों को ड्रीम्स आए, फिर उन्होंने जानना चाहा ये ड्रीम्स क्यों आ रहे हैं, फिर उन्होंने स्पिरिट की बात करी और फिर उसकी वर्शिप की बात करने लगे। ड्यूरिंग स्लीप द स्पिरिट टेम्परली लीव्स द बॉडी एंड एंटर्स द रियल्म्स ऑफ ड्रीम। तो ये कह रहे हैं कि जब हम सो जाते हैं तो स्पिरिट चली जाती है निकल के और फिर वह ड्रीम में चली जाती है। स्पिरिट निकल के कहाँ चली जाती है? ड्रीम्स में। तो दूसरे की स्पिरिट जो है वो अपने ड्रीम में आ रही होगी, ऐसा कुछ ये कह रहे हैं, और हमारी स्पिरिट किसी दूसरे के ड्रीम में जा रही होगी। तो आप देख रहे हैं स्पिरिट बॉडी को लीव कर रही है, तो इन्होंने क्या माना? बॉडी अलग है और स्पिरिट अलग है। और ये कब अलग हो जाते हैं? जब हम सो रहे होते हैं। और ये लेकिन जब हम जाग रहे होते हैं तो बॉडी और स्पिरिट एक ही में रहते हैं। लेकिन इसको परमानेंट अलग कैसे हो जाते हैं? जब हमारी डेथ हो जाती है। डेथ के वक़्त ये हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं, तो बॉडी अलग हो जाती है जिसका कोई एक्जिस्टेंस नहीं रहता है, लेकिन स्पिरिट का एक्जिस्टेंस है, इसीलिए इसकी स्पिरिट की वर्शिप करते हैं। ये सब मानना है, तो जब हम ज़िंदा रहते हैं तो कोई स्पिरिट की वर्शिप नहीं, क्योंकि बॉडी और स्पिरिट दोनों साथ में हैं, बॉडी स्पिरिट साथ में है, ये तो ज़िंदा रहने की कहानी है। लेकिन हम जब मर गए, तो बॉडी तो हो गई खत्म, लेकिन स्पिरिट का एक्जिस्टेंस अभी भी है। तो स्पिरिट अगर एक्जिस्ट कर रही है, तो क्यों ना उसकी वर्शिप करी जाए? ऐसे कुछ बता रहे हैं टाइलर साहब। डेथ इन्वॉल्व्स द परमानेंट डिपार्चर ऑफ द स्पिरिट फ्रॉम द बॉडी लीडिंग टू एंसेस्टर वर्शिप। तो ये कह रहे हैं डेथ अगर होती है, फिर उन्होंने कहा, फिर उन्होंने लोगों को मरते हुए देखा। पहले तो उन्होंने सपने आते हुए देखे। फिर उन्होंने दूसरा क्वेश्चन किया कि डेथ क्यों होती है? ये जो ट्राइबल सोसाइटी है इसमें लोग सोच रहे हैं। तो उन्होंने कहा डेथ अगर होती भी होगी, बस इसलिए होती है क्योंकि जो स्पिरिट है, वह बॉडी से परमानेंट डिपार्चर कर जाती है। तो ये जो इन्होंने स्पिरिट का डिपार्चर देखा, उसको डेथ से रिलेट किया। तो आप देख रहे हैं ट्राइबल सोसाइटी में पहले क्वेश्चन हुआ, पहले उन्होंने क्वेश्चनिंग स्टार्ट करी, सोचा, फिर फिर रिलीजन आया। रिलीजन ने ही उनको नॉलेज प्रोवाइड की। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चनिंग से ही नॉलेज आती है। फिर एक मैक्स मुलर साहब हैं, ये जो थ्योरी दे रहे हैं वो नेचुरलिज्म थ्योरी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं ही प्रपोजेस दैट मोस्ट एंशिएंट फॉर्म ऑफ रिलीजन इज नेचर वर्शिप। आप आर्यन कल्चर में देखिए, आर्यन, वैदिक आर्यन टाइम पीरियड में जाइए, तो उसमें देखेंगे आप कि नेचर वर्शिप को ही वो फोकस करते थे। सूर्य की, अग्नि की, इन सब की वर्शिप की बात करते थे। एज प्रैक्टिस्ड बाय आर्यंस कंट्राडिक्टिंग द एनिमिज्म थ्योरी। तो इन्होंने कहा कि नेचर की वर्शिप करिए, ना कि स्पिरिट की। तो ऐसे ये इसको कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। इनिशियली इट इन्वॉल्व द वर्शिप ऑफ 5 फोर्सेस ऑफ नेचर। तो शुरुआत में बस 5 पंच तत्व की ही पूजा है। अब वेदों में भी पंचभूत करके इनको कहा गया, पंचभूत या पंच तत्व, ऐसे कुछ कहा जाता है। तो 5 फोर्सेस ऑफ नेचर की बात करी गई, इनकी ही पूजा की बात की गई और इससे ही कहते हैं जब उनकी वर्शिप होने लगी तो रिलीजन कहीं न कहीं राइज़ होता है। ओवर टाइम ह्यूमन पर्सोनिफाइड द डिवाइन प्रेजेंस विद इन नेचर। फिर उसके बाद उन्होंने ये 5 फोर्सेस ऑफ नेचर को डिवाइन प्रेजेंस में कन्वर्ट कर दिया। इमाइल डर्कheim रिजेक्टेड दिस थ्योरी ड्यू टू अ परसीव्ड लैक ऑफ एम्पिरिकल एविडेंस। ये तो ठीक है, एम्पिरिकल एविडेंस कुछ है नहीं उस समय का, तो इसलिए इन्होंने इसको कहा कि हम इस पे पॉजिटिविस्ट एनालिसिस नहीं कर पाएँगे। उन्होंने ये थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। अब देखते हैं मॉडर्निस्ट स्कॉलर ऑन रिलीजन। मॉडर्निस्ट क्या कह रहे हैं रिलीजन पे? इसमें आप डर्कheim भी कंसीडर करेंगे, क्योंकि डर्कheim भी मॉडर्निस्ट हैं, पॉजिटिविस्ट हैं, तो डर्कheim की भी बात इसमें करी जाएगी। तो रूसो साहब कैसे देखते हैं रिलीजन को? तो जो मॉडर्निस्ट स्कॉलर हैं, इन्होंने आउटकम ऑफ द रिलीजन पढ़े, देखे। आउटकम मीन्स इफेक्ट्स। वो ओरिजिन पर बात नहीं कर रहे हैं मॉडर्न स्कॉलर्स। तो ये क्या कह रहे हैं रूसो साहब? व्यूड रिलीजन एज ए कलेक्शन ऑफ सुपरस्टिशंस, मिथ्स एंड डोगमास।
तो ये देखिए इसकी नेगेटिव चीज़ें देख रहे हैं रिलीजन की। तो इन्होंने कहा ये सब नहीं, दिखावा है, छलावा है, ये सब चीज़ों से इनको अंधविश्वास है, इससे जोड़ा रिलीजन को। ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द टायरेनिकल माइंड्स ऑफ द प्रीस्ट एंड, तो ये कह रहे हैं अगर रिलीजन ओरिजिन भी हुआ है, कुछ लोगों की चालबाजी के कारण हुआ है। टायरेनिकल माइंड्स ऑफ प्रीस्ट एंड इंजेक्टिंग फुलिश बिलीफ इन द माइंड्स, ये कह रहे हैं आम लोगों के दिमाग में कुछ फर्जी बातें डालने के कारण ही रिलीजन का राइज हुआ। और ये रिलीजन का जो ओरिजिन हुआ वो हुआ टायरेनिकल माइंड्स की वजह से। जो टायरेनिकल माइंड्स किसका था? प्रीट्स का। तो ओरिजिन को ये ऐसे बता रहे हैं। दूसरा, वो रिलीजन के जो आउटकम है वो उसको सुपरस्टिशन, मिथ एंड डोगमास से बता रहे हैं। और इन्होंने ये जो थ्योरीज दी हैं वो एम्पिरिकल एविडेंसेस के बेसिस पर दी हैं, इसलिए इसको पॉजिटिविस्ट एनालिसिस भी कह सकते हैं। जो भी स्कॉलर इसमें पढ़ेंगे वो पॉजिटिविस्ट स्कॉलर होंगे, क्योंकि ये एम्पिरिकल एविडेंस के बेसिस पर ये बात कह रहे हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं इंडिया के केस में। बी आर अम्बेडकर साहब कहते हैं, दोज हु आर प्रैक्टिसिंग रिलीजन आर फूल्स। जो रिलीजन जो सामने कॉमन मैन है वो तो फूल्स हैं। एंड दोज हु आर प्रमोटिंग रिलीजन आर स्काउंड्रल्स, मींस डिसऑनेस्ट। रूसो, इसको सही कर लीजिएगा स्पेलिंग को, मैं भी इसको सही करा देता हूँ। ROUSSEAI argued that religion faces increasing scrutiny with the rise of modern thought। तो रूसो साहब कह रहे हैं कि अब रिलीजन वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। जैसे जैसे मॉडर्न सोसाइटी आएगी वैसे लोग रिलीजन को क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे। तो देख रहे हैं रिलीजन का वो आउटकम देख रहे हैं, अब रिलीजन कैसा है। तो रिलीजन को लोग अब स्क्रूटनी करने लगे हैं, क्वेश्चनिंग करने लगे हैं, ना कि पहले की तरीके से कुछ भी रिलीजन कह देता और लोग कुछ भी मान लेते थे। He predicted that the advent of science and rationality would inevitably lead to the disappearance of religion। तो ये कह रहे हैं रिलीजन, जब साइंस और टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो रिलीजन हो जाएगा खत्म, साइंस टेक्नोलॉजी आ जाएगी। अब आप बताइए, ये तो अपने दौर में ये बातें कर रहे हैं रूसो साहब, क्या ऐसा आप देख रहे हैं कि ऐसा कुछ होता है? अगर ऐसा नहीं है, इसी वजह से कुछ की टर्म्स अपनी सोशियोलॉजी में टर्म यूज किए जाते हैं, जैसे सेकुलराइजेशन, कम्युनलिज्म। इन टर्म्स के बारे में भी जब हम रिलीजन टॉपिक करेंगे तब तो कर ही रहे होंगे। तो आप देखिए, क्योंकि इन्होंने कहा था कि रिलीजन खत्म हो जाएगा, लेकिन आज रिलीजन ने अपना फॉर्म चेंज कर लिया है। रिलीजन पब्लिक स्फीयर में शायद आपको ना दिख रहा हो या कम दिख रहा हो, लेकिन प्राइवेट स्फीयर में रिलीजन दिख जाता है। फिर रिलीजन अलग फॉर्म भी ले लेता है, ये कभी कम्युनल कम्युनिटी का फॉर्म ले लेता है, और कम्युनलिज्म जैसी चीजें इसकी वजह से दिखने को मिल जाती हैं। तो रिलीजन अपना फॉर्म चेंज कर रहा है, और कहीं ना कहीं रूसो साहब गलत साबित होते दिख रहे हैं, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो आ गई लेकिन रिलीजन डिसअपियर नहीं हुआ, रिलीजन ने फॉर्म चेंज कर लिया। फॉर्म चेंज, जब रिलीजन चैप्टर कर रहे होंगे फिर तो हम देखेंगे ही। अगस्त थॉम्पटे डिवाइडेड सोसाइटल डेवलपमेंट इनटू 3 स्टेजेस। इन्होंने कहा सोसाइटी 3 स्टेजेस में डेवलप कर रही है। पहला इन्होंने थियोलॉजिकल, दूसरा मेटाफिजिकल, तीसरा पॉजिटिव स्टेज या मॉडर्न स्टेज। अब देखिए थियोलॉजिकल स्टेज में इन्होंने बात की कि रिलीजन तो रहेगा ही रहेगा। रिलीजन, ये की टर्म आप हाईलाइट कर लीजिएगा बुक में, रिलीजन। मेटाफिजिकल स्टेज में लोगों ने रिलीजन को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया, तो इसलिए रिलीजन का जो इन्फ्लुएंस है वो पार्शियल है और डिक्लाइनिंग है। लेकिन कह रहे हैं मॉडर्न स्टेज जब आ गई तो रिलीजन तो हो जाएगा अब्सेंट, रिप्लेस्ड बाय साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग। तो बात सब ऐसी ही है, लेकिन उन्होंने इसको इवोल्यूशन या सोशल चेंज के रिस्पेक्ट में बोल दिया। तो आप इस जो ये टॉपिक है ये सोशल चेंज से भी रिलेट कर सकते हैं कि सोसाइटी कैसे चेंज हो रही है, और सोशल चेंज एंड रिलीजन। तो इसमें अगर आपको कुछ लिखना हो तो आप रूसो का व्यू लिख सकते हैं, अगस्त कॉम्ट का व्यू लिख सकते हैं। अब देखते हैं डरखाइम साहब क्या रिलीजन पे कहते हैं। He contended that religion is universally present phenomena। ये इनकी तरीके से absent नहीं मानते हैं। सबसे पहली बात तो आप क्या हाईलाइट करेंगे? प्रेजेंट। ठीक, तो ये रिलीजन को तो मान रहे हैं ड्यू टू इट्स यूनिवर्सल फंक्शनैलिटी। और प्रेजेंट क्यों है? क्योंकि ये कुछ ना कुछ फंक्शनल है। अब इसमें क्या फंक्शनल है वो देखते हैं। इवन इफ स्ट्रक्चर्स वेरी अक्रॉस सोसाइटी, ऑल्दो जैसा रिलीजन इंडिया में है वैसा आपको यूएसए में नहीं दिखेगा। ये बात तरखाइम साहब कह रहे हैं। एंड इक्वेटेड रिलीजन विद सोसाइटी वर्शिप। और इन्होंने रिलीजन को कहा ये रिलीजन वैसा रिलीजन नहीं है जैसा 100 या 200 या 300 साल पहले हुआ करता था। इन्होंने रिलीजन को बताया कि रिलीजन है सोसाइटी वर्शिप। आप जो बातें कह रहे हैं रिलीजन जैसा है,
वो रिलीजन नहीं है, ये कहीं ना कहीं सोसाइटी वर्शिप ही है, और सोसाइटी वर्शिप ही पहले था, आप इसको बस समझ नहीं पा रहे थे। तो आप देखिए कैसे रिलीजन सोसाइटी वर्शिप है, ये अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन इसको ये ऐसे देखते हैं। He stated that where society exists, religion will also be present. एक क्योंकि रिलीजन ही सोसाइटी है, इन्होंने ना कहा रिलीजन इज सोसाइटी वर्शिप, तो अगर सोसाइटी है तो रिलीजन तो होगा ही होगा, ऐसा कुछ कह रहे हैं डर्कहाइम। He rejected the Marxist notion that religion is merely an illusion. तो मार्क्सिस्ट क्या कह रहे हैं, ये तो इल्यूजन है, छलावा है, एग्जिस्ट नहीं करता है। आर्ग्यूइंग दैट एन इल्यूजन कुड नॉट परसिस्ट फॉर सच ए लॉन्ग ड्यूरेशन। और डर्कहाइम साहब कह रहे हैं अगर मार्क्सिस्ट की बात सही मान ली जाए तो रिलीजन अगर इतने साल से एग्जिस्ट कर रहा है, मींस फंक्शनल है, तो इल्यूजन तो कभी इतना फंक्शनल हो ही नहीं सकता। अब आप देख रहे हैं ये जो स्टेटमेंट है इनका डर्कहाइम का, ये आपको टेलियोलॉजिकल लगेगा या टोटोलॉजिकल भी कह सकते हैं, मीन्स घुमा घुमा के एक ही बात कि फंक्शनल है और एग्जिस्ट कर रहा है, मीन्स अगर फंक्शनल है तो एग्जिस्ट कर रहा है, और एग्जिस्ट कर रहा है तो फंक्शनल है। आप देख रहे हैं, तो ये इस बात का थोड़ा क्रिटिसिज्म करते हैं फंक्शनलिस्ट का। He emphasized the need for data collection and empirical study rather than subjective opinions. तो आपने कुछ भी कह दिया है, सब्जेक्टिव ओपिनियन, सब्जेक्टिव ओपिनियन, सब्जेक्टिव ओपिनियन नहीं चाहिए, आप डेटा उठा के लाइए, जैसे कि मैंने लिया डेटा किसका, ट्राइबल सोसाइटी का। अभी हम इसको पढ़ेंगे, इन्होंने कहाँ से डेटा लिया, कैसे डेटा लिया, ये सब पढ़ेंगे। अब देखते हैं मार्क्स साहब रिलीजन पे क्या कहते हैं। इनकी जो थ्योरी रिलीजन पे है, ये मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत यूज की जाती है। जो आपके कम्युनिस्ट स्कॉलर्स हैं या कम्युनिस्ट पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो इनकी बातों को बहुत कोट करते हैं। इवन सोशलिस्ट लीडर भी कभी कभार इनकी बातों को कोट कर देते हैं। कार्ल मार्क्स आर्ग्यू दैट रिलीजन सर्व्स एज द होप of hopeless situations, the soul of soulless individuals, the sigh of the oppressed creation. It is the opium of the masses. तो इन्होंने रिलीजन को क्या कहा, ओपियम ऑफ द मासेस। मीन्स ओपियम क्या करती है, आपको क्षणिक या इंस्टेंटेनियस तो अच्छा लगता है, ओपियम इंस्टेंटेनियस आपको चीजें भुला देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह आपको नुकसान करती है, हर्ट करती है। तो लॉन्ग टर्म में देखेंगे रिलीजन ओपियम की तरीके से है। आप आज, आपके साथ कोई आज प्रॉब्लम है, आपने आज भगवान से कुछ कह दिया, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखेंगे आप भगवान पे ही सब कुछ डालते रहेंगे, तो आप अपनी पोटेंशियल को ही नष्ट कर रहे हैं। तो ऐसी कुछ बात कह रहे हैं ये मार्क्सिस्ट। इवन मार्क्सिस्ट ये कह रहे हैं ये तो इल्यूजन है, ये तो भ्रम है, रिलीजन भ्रम जैसा कुछ है, वास्तव में एग्जिस्ट करते ही नहीं है, कुछ भगवान भगवान होता नहीं है, ऐसे ये कुछ कहते हैं मार्क्सिस्ट। कार्ल मार्क्स और क्या कहते हैं, रिलीजन पैट्रोनाइजेस द इंटरेस्ट ऑफ हैव्स एंड एक्सप्लॉइट्स हैव नॉट। ये कहते हैं जो कुछ लोग हैं इनके पास सत्ता की चाबी है, जो कंट्रोलर है, इनको मार्क्स ने एक टेक्निकल टर्म दिया है, बुर्जुआ। जब हम पढ़ेंगे बुर्जुआ तब इसको देखेंगे, लेकिन आप नोट कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं बुर्जुआ ने बनाया है इसको, क्योंकि वह एक्सप्लॉइट कर सकें इनको, हैव नॉट्स को, जिनके पास नहीं है। जैसे कि हैव नॉट्स के साथ जिंदगी में कुछ बुरा हो जाता है, तो वह उसका जो वो उसकी रीजनिंग है वो हैव्स में नहीं देखता, वो ये नहीं देखता कि मैं, मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मीन्स इन्होंने किया ना, वो कहता है भगवान की इच्छा होगी, वो भगवान पर डाल देता है। तो भगवान ने क्या किया, इनको बचा लिया, किससे, इनसे। ऐसा कुछ कह रहे हैं मार्क्स। ही सजेस्ट दैट द प्रेजेंस ऑफ रिलीजन हिंडर्स द पॉसिबिलिटी ऑफ रिवॉल्यूशन। अभी कह रहे हैं रिलीजन है इसलिए रिवॉल्यूशन हो नहीं पा रहा, क्योंकि हैव नॉट्स की जो रियल सिचुएशन है वो हैव्स के कारण है, लेकिन हैव नॉट्स अपनी जो सिचुएशन है उसका सॉल्यूशन ढूंढता है रिलीजन में। वो कहता है भगवान ही सब करेगा, भगवान ही देखेगा, तो इसलिए रिवॉल्यूशन हो ही नहीं सकता अगर रिलीजन रहेगा। तो मार्क्स ये कह रहे हैं कम्युनिस्ट सोसाइटी क्योंकि रिवॉल्यूशन के बाद बनती है, कम्युनिस्ट सोसाइटी मार्क्स देखते हैं रिवॉल्यूशन के बाद। और जब रिवॉल्यूशन हो गया, मान लिया, तो आप समझिए अगर रिवॉल्यूशन हो पाया है तो कहीं ना कहीं रिलीजन खत्म हो चुका होगा। तो ये रिलीजन कैसे खत्म हुआ, आपने देखा कम्युनिस्ट सोसाइटी से पहले आती है सोशलिस्ट सोसाइटी। तो सोशलिस्ट सोसाइटी इसीलिए आई कि इन चीजों को खत्म किया जा सके, तो रिलीजन इनका इफेक्ट खत्म हो पाए, फिर एक रिवॉल्यूशन हो और फिर एक कम्युनिस्ट सोसाइटी बने। ऐसा कुछ कहना है मार्क्स का, और उसमें सभी ये रिलीजन और ये सब तमाशा खत्म हो जाए। और ये बात करते हैं
रिवॉल्यूशन हो क्यों नहीं सकता है? रिवॉल्यूशन इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि ये फाल्स क्लास कॉन्शियसनेस पैदा करता है रिलीजन। अब ये टर्म आपके लिए एक टेक्निकल टर्म है, फाल्स क्लास कॉन्शियसनेस। इसमें मैं डिस्कस इसलिए नहीं करूंगा, जब मार्क्स में डिस्कस करूंगा उसमें आपको मैं बता दूंगा क्या ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस होती है, क्या फाल्स क्लास कॉन्शियसनेस होती है। आप बस इसको ये समझिए कि ये लोगों को यूनाइट नहीं होने दे रहा, मीन्स जो हैव नॉट्स हैं उनको यूनाइट नहीं होने दे रहा है। क्यों यूनाइट क्यों नहीं हो पा रहे हैं? ये यूनाइट तभी हो सकते हैं जब ये देखें कि हमारी जो परिस्थितियां खराब हैं वो किसकी वजह से है? हैव्स की वजह से। अगर वो सब इसी चश्मे से देखने लगे कि एंटी हैव्स हो जाए, मीन्स सभी एंटी हैव्स हो जाए, तभी वो यूनाइट हो पाएंगे। लेकिन एंटी हैव्स कौन नहीं होने दे रहा इन्हें? इन्हें एंटी हैव्स कौन नहीं होने दे रहा? रिलीजन। इनकी जो भी कॉन्शियसनेस है, मीन्स ये यूनाइट नहीं हो सके हैं एक साथ क्योंकि रिलीजन एग्जिस्ट करता है, ये कह रहे हैं मार्क्स। और इसीलिए रिवॉल्यूशन भी नहीं हो सकता जब तक रिलीजन एग्जिस्ट करता है। अब आप ये बात अच्छी तरीके से समझ गए। अब देखते हैं लिबरल व्यू क्या है रिलीजन पर। विलियम रॉबर्टसन स्मिथ अच्छे स्कॉलर हुए हैं, ये कहते हैं प्रपोज दैट रिलीजन शुड बी स्टडीड थ्रू द लेंस ऑफ व्हाट पीपल डू। मीन्स ये कहते हैं रिचुअल्स में जाइए आप रिचुअल्स को स्टडी करिए, ना कि ऑरिजिन स्टडी कर रहे हैं, फंक्शनैलिटी स्टडी कर रहे हैं, रादर देन सोली फोकसिंग ऑन व्हाट दे थिंक। मीन्स आप रिचुअल्स पे जाइए, रिलीजियस कॉन्शियसनेस पर अकेले भरोसा मत करिए। आर्ग्यूड दैट religious consciousness is not the primary subject matter of sociology. Instead, tangible and observable rituals should be the focus. He identified two key roles of religion. इन्होंने दो रोल देखे रिलीजन के और इसको डर्कहाइम ने बहुत यूज किया अपनी थ्योरी में। एक तो रोल था रेगुलेटरी रोल। रिलीजन क्या करता है? रेगुलेट करता है। क्या? इगोइज्म। आप बहुत गुमान में हो, हमारे पास पैसा है और आप एक एक दिन संत के सामने बैठ लीजिए, वो सब आपका इगोइज्म खत्म कर देगा और तुरंत आपको नीचे ले आएगा। इंडिविजुअलिज्म मीन्स अगर आप बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं तो आप शाम की किसी एक आरती में चले जाइए, आप एक आरती अटेंड कर लीजिए तो आप समझ जाएंगे कि इंडिविजुअलिज्म का बहुत महत्व नहीं है, कलेक्टिज्म का महत्व है। कलेक्टिविज्म एंड प्रमोट सोशल ऑर्डर, क्योंकि रिलीजन है तभी सोशल ऑर्डर है। कैसे है? रिलीजन की वजह से हम लोग कभी कभार मोरलिटी भरा काम कर लेते हैं, मीन्स मोरलिटी से गाइडेड काम करते हैं। तो ये रिलीजन ही है जो सोसाइटी को मोरल ऑर्डर में रखे हुए है, नहीं तो सोसाइटी कब की बिगड़ चुकी होती। एग्जाम्पल के लिए आप अगर चोरी नहीं कर रहे हैं तो चोरी ना करने का रीजन अकेला लॉ नहीं है, इसमें रिलीजन भी आता है क्योंकि आपके भगवान ने कभी चोरी नहीं की होगी, भगवान ने हमेशा न्याय किया होगा, भगवान भगवान हमेशा सत्य बोले हैं। तो आप भी भगवान जैसा कुछ करना चाहते हैं जिससे कि आप भगवान की आंखों में अच्छे बने रहें, उनकी आंखों में आपकी वैल्यू हो, तो इसीलिए आप भी ये काम नहीं करेंगे। तो सोशल ऑर्डर किस लिए बना है? क्योंकि रिलीजन में कुछ चीजें इनडायरेक्टली कही गई हैं जिसको हर एक व्यक्ति इंडिविजुअल लेवल पर फॉलो करता है। इसलिए लॉ की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है जब तक कि रिलीजन है। तो यही कंसेप्ट रखैम ने अपनी पूरी रिलीजन की स्टडी में उठाया, रिलीजन की थ्योरी में उठाया है। सोशल ऑर्डर इन सब की बातें रखैम बहुत करते हैं। स्टिमुलेटरी रोल, इंटीग्रेटिव रोल, ये करें टू फोस्टर ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस विद इन सोसाइटी। जैसे पीएम मोदी ने एक बार अपनी पब्लिक रैली में कहा था, एक है तो सेफ, एक है तो सेफ। ठीक है, आपने ये सुना। ऑल्दो ये पॉलिटिकल है, रिलीजन और पॉलिटिक्स में बहुत डिफरेंस होता है, इनको मर्ज नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ जो आपको जल्दी से समझ में आ जाए। सीएम योगी ने एक बात कही, बटेंगे तो कटेंगे। ये लेटेस्ट एग्जांपल है, सब लोग इससे रिलेट कर सकते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इन्होंने कैसे इंटीग्रेट होने के लिए कहा, इंटीग्रेटिव आइडेंटिटी इन्होंने क्या ली? एक कौन है? इन्होंने कहा हिंदू एक हो जाओ। तो हिंदू को अगर इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं कैसे कर पाएंगे? कोई एक आइडेंटिटी हो, वो आइडेंटिटी इन्होंने रिलीजन की ली। इन्होंने भी बताया कि अगर बट गए तो कट जाएंगे, तो आप इंटीग्रेट हो जाइए। किस बेसिस पर? हिंदू होने के बेसिस पर। ये कह रहे हैं सीएम योगी, ये कह रहे हैं पीएम मोदी। तो आप देख रहे हैं अगर इंटीग्रेट भी लोग होते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें रिलीजन का रोल रहता है टू फोस्टर ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस विद इन सोसाइटी। जैसे अगर बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है तो जो इंडिया के हिंदू हैं
वो कैसे उससे बिलोंगिंगनेस रखते हैं, क्योंकि वो हिंदू टर्म है, रिलीजन है, इस कारण वो उससे बिलोंगिंगनेस रखते हैं, इंटीग्रेट कर पाते हैं। तो एक तो सोसाइटी आपस में कैसे जुड़ी है, क्योंकि रिलीजन है, हिंदू हिंदू से जुड़ा हुआ है, मुस्लिम मुस्लिम से जुड़ा हुआ है, और वो सब काम रिलीजन की वजह से है। इसमें डर्कहाइम ऐड क्या करते हैं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ सोशल फैक्ट, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट। अब देखिए रेगुलेटरी रोल और स्टिमुलेटरी रोल और इंटीग्रेटिव रोल हमने देखा। अब इसमें डर्कहाइम क्या अपना नया ऐड करते हैं वो देखते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ ट्रू सोशल फैक्ट, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल, आप इसको हाईलाइट कर लीजिए। एक तो मटेरियल है और नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट। और जो नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट्स है वो इमेजिनेशन में रहते हैं, लेकिन इमेजिनेशन कैसी होती है, वो कलेक्टिव, क्योंकि सोशल है तो कलेक्टिव तो हो गई होगा। देयरफॉर रिचुअल्स आर मटेरियल सोशल फैक्ट एंड रिलीजियस कॉन्शियसनेस इज नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट। ये कह रहे हैं ये जो है वो नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट, जो आप कॉन्शियस हैं किसी आइडेंटिटी के प्रति, ये नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट है, हम इसको नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट डर्कहाइम कह देते हैं। और रेगुलेटरी रोल जो हमें दिखता है वो मटेरियल सोशल फैक्ट हो गया। बोथ कैन बी स्टडीड बाय सोशियोलॉजी यूजिंग साइंटिफिक मेथोडोलॉजी। तो इनका इन चीज़ों को तो सोशियोलॉजी में स्टडी किया जा सकता है, इसको कायदे से कर सकते हैं थ्रू साइंटिफिक मेथड। डेटा ले आओ, यूज करो, डेटा लाओ, स्टडी करो, ऐसे कुछ कह रहे हैं डर्कहाइम। We can study religion by scientific perspective as religion can be understood in the form of what people do। ये जो बात है इनकी आ गई, ये कह रहे हैं जो लोग करते हैं उसको स्टडी करिए, वही उसका साइंटिफिक पर्सपेक्टिव हो जाएगा, वही स्टडी हो जाएगी रिलीजन की। अब क्या करते हैं, योर रिलीजियस आइडियल गाइड योर रिलीजियस बिहेवियर। आपके जो रिलीजियस आइडियल हैं वही आपकी बिहेवियर को गाइड करते हैं। जैसे कोई राम का भक्त है तो वह चाहता है कि मैं राम की तरीके से एक्ट करूं, मैं उनकी जो मोरालिटी है उसको कभी ब्रीच ना करूं, जैसे वो करते थे, सत्य बोलूं, स्त्री का सम्मान करूं, ये सब काम जो राम के होते थे वही लोग बिहेव करते हैं। तो इसको आप साइंटिफिकली अरेस्ट कर सकते हैं, इसको आप मीन्स देख भी सकते हैं। रिचुअल्स आर मैकेनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ रिलीजन। तो रिचुअल्स जो हैं वो रिलीजन का जो दिखने वाला रूप है वो होते हैं। रिलीजन में दिखता क्या है, जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है वो तो इमेजिनेशन है, वो तो दिखती नहीं है। तो दिखता क्या है, लोग घंटी बजा रहे हैं, लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लोग आरती कर रहे हैं, वो मैकेनिकल मैनिफेस्टेशन है रिलीजन। तो रिलीजन का जो मैनिफेस्टेशन है वो दो रूप में है, एक तो इमेजिनेशन में है, एक मैकेनिकल रियलिटी में है। तो डर्कहाइम में यहाँ पर क्या कर देते हैं, बस डर्कहाइम इसको कह देते हैं नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट अपनी थ्योरी में। बस डर्कहाइम ने इतना काम किया, इसका क्लासिफिकेशन कर दिया, क्योंकि इन्हें टर्म देने थे तो इन्होंने दूसरी की थ्योरी उठाई और अपने टर्म शेप दिए, इसको कह दिया मटेरियल सोशल फैक्ट। बस डर्कहाइम ने इतना किया, जब वो अभी हम उनका टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। Religion is not some art which can be understood only by philosophers, theologists. Rather, sociologists can also collect religious data through mechanical manifestation, that is rituals। अब ये कह रहे हैं क्योंकि आप जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है उस पर तो डेटा ले ही नहीं सकते। कह रहे हैं आप किस पर डेटा ले सकते हैं, जो आदमी करता है उस पर डेटा लीजिए, रिचुअल्स पर डेटा उठाइए एंड स्टडी इट साइंटिफिकली। और डर्कहाइम उसमें क्या कहते हैं, डर्कहाइम कहते हैं रिलीजन इज ए सोशल फैक्ट, क्योंकि समाज में दिखता है इसलिए सोशल फैक्ट विच कैन बी स्टडीड साइंटिफिकली। ये भी यही बात कहते हैं, जैसे ये जो बात कह रहे हैं वो ये बात कह रहे हैं। इफ रिलीजन वर मेयरली एन इल्यूजन एज स्टेटेड बाय मार्क्स, हाउ कुड इट हैव सर्वाइव्ड फॉर सो लॉन्ग एंड रिमेन्ड सच अ पावरफुल एंड्यूरिंग फोर्स इन ह्यूमन सोसाइटी। तो ये मार्क्स का जो क्रिटिक है वहां पर ये सेंटेंस होना चाहिए था, यहाँ पर इसका बस मीनिंग ये है कि ये सोशल फैक्ट जैसा कुछ टर्म यहाँ पर क्वाइन कर रहे हैं, जो कि लिया गया है किसकी थ्योरी से, मटेरियल और नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट किसकी थ्योरी से लिया गया है, विलियम रॉबर्टसन स्मिथ की। और जो कहाँ से लिया गया है, इस जगह से। ये जो डिस्कशन है वहां से मार्क्स ने उठाया है मटेरियल एंड नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट। अब देखते हैं सिंबॉलिक थ्योरिस्ट क्या कहते हैं रिलीजन पर। सिंबॉलिक थ्योरी, टोकावेले, अलेक्सिस डे टोकावेले, फिर राइटिंग इन्फ्लुएंस डर्कहाइम। डर्कहाइम को दो लोगों ने बहुत इन्फ्लुएंस किया, एक ये रहे, एक ऊपर जिनको हमने पढ़ा। डिस्क्राइब रिलीजन एज ए सिस्टम ऑफ बिलीफ्स एंड फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंसेस। अब देखिए ये भी बिलीफ में ले गए, वो एक्टिविटी में ले गए, ये एक्सपीरियंस ऑफ बिलीफ में ले गए। दैट ट्रांसफॉर्म एक्सटर्नल केओस इनटू ऑर्डर एंड रेगुलरिटी। ये कह रहे हैं रिलीजन क्या करता है, आपको शांति प्रोवाइड करता है। आप बाहर से थके हुए आ रहे हैं, शाम को आपने आरती कर ली तो आपका मन प्रफुल्लित हो गया,
ऐसा कुछ कह रहे हैं। तो बाहर जो एक्सटर्नल केओस है, इंस्टेबिलिटी है, उसको ऑर्डर और रेगुलरिटी में लाता है। देयरफॉर रिलीजन हैज नथिंग टू डू विद साल्वेशन, स्पिरिट, प्रीवियस लाइफ, बट रिचुअल्स एंड राइट्स। ये कह रहे हैं, तो आप इनकी जो सेंटेंस है, जैसे इतना आप पढ़ते अगर, तो शायद आपको ये ना समझ में आता ये क्या कहना चाहते हैं। ये मेनली ये कहना चाहते हैं, रिलीजन जो है वह समाज में सोशल ऑर्डर बनाने के लिए है, समाज को फंक्शनिंग कराने के लिए है, मीन्स सोसाइटी फंक्शन करती रहे इसलिए रिलीजन है, ना कि इन सब कारणों की वजह। तो आप देख रहे हैं इसी बात को डर्कहाइम अपनी थ्योरी में बहुत बार कहते हैं। तो इन दो स्कॉलर्स की वजह से, एक ये और एक ये, इनको डर्कहाइम ने बहुत अपनी रिलीजन की थ्योरी में यूज किया है। तो केओस से रेगुलरिटी में कैसे बदल जाता है? जैसे हम कभी-कभार कहते हैं, अब भगवान ही जाने क्या होगा, या फिर एक आपने भजन सुना होगा, आप सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों। तो हम ज़्यादातर जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उसको गॉड के हाथों में दे देते हैं, और फिर उसकी वजह से जो केओस है, जो हमारी जो इंटरनल पीस है, डिस्टर्बेंस है, वो पीस में कन्वर्ट हो जाती है। तो फेथ इन गॉड है तो क्या है? होप है आपको। तो अगर आप गरीब भी हैं, लेकिन खुश रहेंगे, तो उसको कहा जाता है सोशियोलॉजी में हैप्पी पॉवर्टी। ये टर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाइलाइट कर सकते हैं, हैप्पी पॉवर्टी। तो अगर आप रिलीजन ना होता और आप गरीब होते, तो क्या पता आप कू कर देते, रिवोल्ट कर देते, आप पीएम को घर पे चढ़े जाते ऊपर, ये सब काम कर देते। लेकिन आप गरीब हैं, आपने कहा भगवान की मर्जी, भगवान जाने। तो आपका अगर भगवान में गॉड है, तो क्या हो रहा है कि उसको रेगुलरिटी में आप चेंज किया जा रहा है। तो समाज में ऑर्डर क्यों है? क्योंकि रिलीजन है। तो रिलीजन क्या कर रहा है? आपको संतोष प्रोवाइड कर रहा है। संतोष ही परम सुख है, ऐसी कुछ बातें रिलीजन में कही जाती हैं। तो आप संतोषी बनिए। तो ये रिलीजन क्या दे रहा है? डायरेक्शन दे रहा है, सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा देता है कभी कभार रिलीजन। तो सॉल्यूशन से क्या मिलती है? हैप्पीनेस। तो मेनली रिलीजन क्या है? हैप्पी रखता है, चाहे हम गरीब हों तब, चाहे अमीर हों तब। He asserted that religion permeates every sphere of life, that is economic, political and social. तो religion, हर जगह religion दिख जाएगा, ये भी कह रहे हैं। He stated that core meaning of religion revolves around the concept of sacred. अब इस टर्म को भी डर्कहाइम ने बहुत यूज किया है, सैक्रेड सैक्रेड सैक्रेड। इसको भी हाईलाइट करिए, जब डर्कहाइम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ये डर्कहाइम के हर सेंटेंस में मिल जाएगा, सैक्रेड एंड प्रोफेन। तो ये भी इन्होंने यहीं से उठाया है। तो सरकाइन डर्कहाइम को आप देखिए, इन्होंने पूरी पूरी थ्योरी उठा ली है, और बस नाम इन्होंने अपने चेप दिए, विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम प्रोफेन। तो इन्होंने कहा हर एक रिलीजन में कुछ चीज़ें सैक्रेड होती हैं, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिनको मान सकते हैं, और कुछ चीज़ें प्रोफेन होती हैं, द यूटिलिटेरियन एंड एवरीडे। तो आप देख रहे हैं ये सैक्रेड और प्रोफेन का भी मीनिंग आपको नहीं समझ में आएगा, मैं इसको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ तो समझ में आएगा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि दिस आइडिया इज मोस्ट टॉक्ड अबाउट बाय डर्कहाइम। तो डर्कहाइम ने सेम आइडिया बहुत बार बोला है, सेम आइडिया सेम टू सेम अपनी थ्योरी में बस उठा के रख दिया है। तो डर्कहाइम देखिए यहाँ का उठा के अपनी थ्योरी में रख ले रहे हैं। सैक्रेड इज मैटर ऑफ फेथ एंड फॉर्म ऑफ फीलिंग। सैक्रेड का मीनिंग क्या है? एक एग्जांपल देता हूँ। गणेश जी की मूर्ति देखिए, इनकी मूर्ति जब मंदिर में रहती है, तो हम इनकी पूजा करते हैं, ठीक है? तो तब हो जाते हैं ये सैक्रेड, ठीक? इनको चप्पल उतार के मंदिर में जाना, इनको प्रसाद चढ़ाना, नहा धो के पूजा करनी, मीन्स हमारी कुछ लाइफस्टाइल हैं, वो पर्टिकुलर इसी काम के लिए बनाई जाती है। मीन्स कुछ डिफरेंट, कुछ स्पेशल काम इनकी पूजा में किया जाता है। लेकिन जब हम इनकी मूर्ति विसर्जन के लिए जाते हैं, तो आपने देखा वो मूर्ति कैसे फेंक दी जाती है। तो सेम मूर्ति जिसकी पूजा हो रही थी, कुछ दिन बाद इसको बहा दिया जाता है, और फिर आपने इस मूर्ति को देखा होगा कि इसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट वगैरह विसर्जित होने के बाद नहीं मिलती है, तब ये बन जाती है प्रोफेन। तो आपने देखा लाइफ़स्टाइल कैसे बदल गई, या जो अपनी एक्टिविटीज़ हैं कैसे बदल गई सेम मूर्ति के रिस्पेक्ट में। तो सैक्रेड का मीनिंग ये नहीं है कि वो बहुत अलग है, नहीं। सैक्रेड का मीनिंग ये है कि हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको करने की, उसके प्रति वो बदल जाती हैं। जैसे जो आपका घर का मंदिर है, मंदिर का प्लेस है, जहाँ पे मंदिर बना होगा आप अपने घर में देखिएगा जाके, तो वो सैक्रेड प्लेस कहा गया, जबकि वो घर में ही है। तो वहाँ पर अपनी एक्टिविटीज़ क्या है? चप्पल पहन के नहीं जाना, झूठे मुँह नहीं जाना, ठीक?
ये सब चीज़ें हम वहाँ पे देखते हैं। तो हाँ, अपनी एक्टिविटीज़ कुछ अलग टाइप की रहती हैं, जबकि पूरा घर वहाँ पर हम लोग कैसे भी चल फिर सकते हैं। तो सेक्रेड इसलिए बनाया गया क्योंकि हमारी कुछ एक्टिविटीज़ वहाँ पर एक पर्टिकुलर तरीके से होती हैं। उसको एक रिस्पेक्ट में देखते हैं, इसलिए इसको सेक्रेड कहा गया और दूसरे को प्रोफेन कहा गया क्योंकि यहाँ यहाँ पर हम जर्नलिस्टिक तरीके से एक्ट करते हैं। यहाँ पे जर्नलिस्ट जो होता है वैसे करते हैं। तो आपने देखा सेक्रेड और प्रोफेन क्या डिफरेंस है दोनों में? अभी जब डरखाएँ पढ़ेंगे तो और अच्छे एग्जांपल्स मैंने लगा रखे हैं, तो वहीं पे स्टडी करेंगे। He concluded that while religion involves doctrine and rituals, its significance extends far beyond these elements, representing a totalistic and universally present experience. ये कह रहे हैं डॉक्ट्रिन्स एंड रिचुअल्स हैं, लेकिन जो रिलीजन है ये डॉक्ट्रिन्स एंड रिचुअल्स से भी कुछ और ऊपर है और ये टोटलिस्टिक एक्सपीरियंस के बारे में है और जो यूनिवर्सली प्रेजेंट है। मीन्स हर सोसाइटी में चाहे मॉडर्न हो चाहे कोई सोसाइटी हो आपको रिलीजन मिलेगा। रिलीजन कैसे मिलेगा? आपको भगवान ना मिले लेकिन सेक्रेड प्रोफेन वाला कंसेप्ट तो मिलेगा। ये भी बताते हैं, जब डरखाएँ पढ़ेंगे तो इसको उन्होंने इस बात को और थोड़ा खोला है। एक और स्कॉलर हुए फॉस्टर डी कोलेंज, इनको भी डरखाइम ने बहुत फॉलो किया। फ्रेंच फिलोसोफर एंड टीचर ऑफ डरखाइम। रिलीजन इज नॉट एक्सटर्नल टू मैन। ये कह रहे रिलीजन ऐसा कुछ नहीं है जो एक्सटर्नल है मैन। जैसे कि पहले के थियोलॉजिस्ट बताते थे, ये कह रहे हैं एक्सटर्नल कैसे नहीं है, ये एक्सटर्नल इन द सेंस ये स्वर्ग और 72 हूर ऐसा कुछ कंसेप्ट रिलीजन में नहीं है, ये रिलीजन नहीं है। ये कह रहे हैं अगर आप इसको रिलीजन मान रहे हैं ये तो है दिस वर्ल्डली अफेयर, इस जो आप यहाँ इस वर्ड में जानते हैं। गॉड इज ह्यूमन कंसेप्चुअलाइजेशन अबाउट सोशल लाइफ। ये कह रहे हैं गॉड जो है वो तो सोशल लाइफ जैसा कुछ है। गॉड देखिए, गॉड और सोशल लाइफ, और इसी कंसेप्ट को डरखाइम ने भी उठाया। जब हम डरखाइम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कैसे इन्होंने इसको भी कॉपी किया। रिलीजन हैज नथिंग टू डू विद साल्वेशन। कोई स्वर्ग वर्ग वाली बातें नहीं है, मोक्ष जैसी बात नहीं है रिलीजन में। ये तो बस सोसाइटी है। गॉड और सोशल लाइफ एक ही जैसी चीज है। और गॉड को, सोशल लाइफ को ही गॉड बनाया है किसने? ह्यूमन की सोच ने। तो जो सोसाइटी है उसको गॉड बस कह दिया है किसने? ह्यूमन कंसेप्चुलाइजेशन ने। ये कुछ कह रहे हैं हॉस्टल डे कोलैंज, ह्यूमन कंसेप्चुलाइजेशन। तो अगर ऐसा कुछ नहीं है, सोसाइटी को ही ह्यूमन ने गॉड कहा, तो कैसे कहा? ये अब एक आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ऐसे कैसे हो सकता है कि गॉड को सोसाइटी कह दिया गया या सोसाइटी को ही गॉड कह दिया गया? ये कैसे हो सकता है? आप मुझे ये बताइएगा, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल अभी दूंगा जब टाइम पढ़ाऊंगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। रिलीजन इज रादर दिस वर्ल्डली एक्सपीरियंस। ये कह रहे हैं रिलीजन तो अदर वर्ल्डली एक्सपीरियंस नहीं है, ये स्वर्ग और 72 ऊर्जा। रिलीजन दिस वर्ल्डली एक्सपीरियंस है, मीन्स रिलीजन इज इक्वल टू सोसाइटी, ऐसी कुछ बात कह रहे हैं। सोसाइटी वर्शिप कर लीजिए। इन दिस वर्ल्ड मैन इज एक्चुअली वर्शिपिंग देयर फैमिली, सोसाइटी और नेशन। अगर इस वर्ल्ड की बात करें, मॉडर्न वर्ल्ड की, तो आज तो लोग वर्शिप कर रहे हैं फैमिली की, सोसाइटी की और इवन नेशनल की, नेशन की। तो नेशनलिज्म कंसेप्ट जो आप देख रहे हैं, भारत माता, वहां पर हम किसकी पूजा कर रहे हैं? अब देखिए आपको ये सब कुछ कंसेप्ट खुलता हुआ नजर आएगा। भारत माता को हमने एक भगवान की तरीके से मान लिया है इंडियन नेशनल मूवमेंट के बाद। तो आप देखिए ये भारत माता कौन है? भारत माता है हम भारत के लोग। तो अगर भारत माता मंदिर एग्जिस्ट कर रहा है हरिद्वार में, तो उस भारत माता मंदिर में किसकी पूजा हो रही है? हम भारत के लोगों की। मीन्स एक आदमी उस सोसाइटी की ही पूजा करता है, बस उसको गॉड नाम दे दिया गया है। इसलिए ये जो गॉड है ये दिस वर्ल्डली अफेयर है, ना कि स्वर्ग और नरक। ये कह रहे हैं बुलंद साहब। हेंस अदर नेम ऑफ रिलीजन कैन बी सोसाइटी वर्शिप। ये कह रहे हैं रिलीजन को आप कह दीजिए सोसाइटी वर्शिप। ठीक है। तो सोसाइटी रिलीजन करता क्या क्या था पहले? तो रिलीजन पहले वेलबींग की बात है, उससे नाम मिलता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है या प्रॉपर्टी मिल जाती है, आइडेंटिटी मिलती है, आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं, सिक्योरिटी है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, होपलेसनेस सिचुएशन में होप भी मिलता है। बोले सेम काम, आप बस रिलीजन हटाइए, यहाँ पे लिख दीजिए सोसाइटी। सोसाइटी भी तो यही करती है, वेलबींग रखती है आपकी, आपको नाम भी प्रोवाइड मिलता है सोसाइटी से। सोसाइटी में आप डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं,
आपको प्रॉपर्टी भी सोसाइटी से मिलती है, आइडेंटिटी भी सोसाइटी से मिलती है, सिक्योरिटी भी सोसाइटी से मिलती है और होप भी सोसाइटी से मिलती है। जब आपके यहाँ डेथ होती है तो 50 लोग जो इकट्ठे होते हैं, वो क्यों इकट्ठे होते हैं? वहां पर कोई भगवान उतर के तो आते नहीं है, वहां पर सोसाइटी ही आती है, ऐसा कुछ कह रहे हैं कोलैन। और सोसाइटी ही आपको होप देती है। तो जो रिलीजन आप समझ रहे हैं या समझने, रिलीजन को आपने मान लिया, वो कुछ भी नहीं है, वो बस नामकरण कर दिया है सोसाइटी वर्शिप का। वास्तव में आप तो अपनी खुद की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि आप फंक्शनल हैं और आप उसका ही लोड ले रहे हैं। आप उसी के लोड को आपने कह दिया गॉड। ये कह रहे हैं फुस्टली कोलैन। हाउ डिड सोसाइटी वर्शिप स्टार्टेड? मेन क्वेश्चन, ये सोसाइटी वर्शिप कैसे स्टार्ट हुई होगी? मीन्स इसको कैसे लोगों ने गॉड कह दिया? ये इसको डिस्कवरी ऑफ फायर से जोड़ते हैं। आल्दो डर्कहाइम ने इसको कुछ चेंज किया था, लेकिन उन्होंने लगभग ऐसा ही कुछ इंस्टांस लिया था। कोलैंज थ्योराइज्ड अबाउट द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस सिंबलिज्म। ये कह रहे हैं रिलीजन कैसे ओरिजिनेट हुआ होगा और कैसे सोसाइटी वर्शिप को रिलीजन माना गया होगा। इस बात पे अब थोड़ा चर्चा कर रहे हैं। बोले पहले था सोसाइटी कैसी, प्रिमिटिव, तो वहां पे होते थे प्रिमिटिव मैन वुमेन। फिर क्या हुई, डिस्कवरी ऑफ फायर हो गई। चलो, लोगों ने आग की खोज करी, जिसकी वजह से लग गई फॉरेस्ट फायर। आग हुई तो आग की वजह से फॉरेस्ट फायर भी देखने को मिल गई। फॉरेस्ट फायर की वजह से उसमें जानवर गए भुज, तो लोगों ने कुक्ड फ्लैश को खाना स्टार्ट किया, क्योंकि आग की वजह से कुक्ड फ्लैश ऑफ एनिमल्स का उन्हें स्वाद लग गया। ठीक है, इंजॉयड एंड शेयर्ड बाई प्रिमिटिव मैन। अब क्योंकि उन्होंने कुछ कुक किया, उसको बड़ा जानवर था, तो कैसे खत्म किया जाए, उन्होंने कहा आप भी खाएं हम भी खाएं, एक दूसरे के साथ शेयर किया। अब देखिए ये जो सोसाइटी है अब मिलना चालू हो गई, सोसाइटी का मिलना स्टार्ट हो गया। दे स्टार्टेड स्टोरिंग फायर एट पर्टिकुलर प्लेस। साथ ही साथ उन्होंने देखा फायर से तो यार पेट का काम, आग बुझ जाती है, इस आग से पेट की आग बुझने लगी है, तो इस आग को क्यों ना स्टोर कर लिया जाए। मन किया अपना जानवर को भून लेंगे, इस प्रिमिटिव मैन ने ये सोचा। तो उसने एक आग को एक जगह स्टोर करना स्टार्ट किया। दे स्टार्टेड स्टोरिंग फायर एट ए पर्टिकुलर प्लेस। तो अब करते क्या थे ये, आफ्टर डेली एक्टिविटीज ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग दीज प्रिमिटिव मैन स्टार्टेड टू कन्वर्ज अराउंड फायर। अब क्योंकि फायर रखी हुई है, अब वो जानते हैं जानवर को तो फायर में डालना है, ये फायर है, यहाँ पे जानवर है, तो बढ़िया से कुक करके खाना है फायर में, ऐसे ये करने लगे। तो अब ये जानवर लाते थे फायर, क्योंकि एक जगह होती थी और उसमें अपना कुक करते थे। लेकिन अब इस कुकिंग एक्टिविटीज में आप देखेंगे लोगों ने मिलना स्टार्ट कर दिया। आप अगर गांव गए हो कभी और आप कभी खेतों पे अपने जाइएगा, जब आलू खुद रहे हो, तो आपने एक एक्टिविटी देखी होगी, वहां पर आलू भूंजे जाते हैं, तो लोग वहां पर 10 से 50 लोग जुड़ जाते हैं और वहां पे अच्छी तरीके से आलू खाए जाते हैं। तो आप देखिए जहां पे ईटिंग होगी, तो वहां पे कम्युनिटी अपने आप जुड़ जाती है। तो ऐसे ही ये प्रिमिटिव मैन के समय हुआ, इन्होंने कुकिंग स्टार्ट की और उसको एक कम्युनल रूप लिया, मीन्स कम्युनिटी में करने लगे। स्टार्टेड कम्युनिकेशन, अब क्योंकि साथ जुड़ गए तो एक दूसरे से बात करना स्टार्ट किया, तो मेनली साइन लैंग्वेज में उन्होंने स्टार्ट किया एक दूसरे से कम्युनिकेट करना। अब जब कम्युनिकेशन करने लगे, फिर उन्हें लगा यार जब शाम को मिलते हैं तो थोड़ा सा हैप्पी सा फील करते हैं। उन्हें ये फीलिंग आई कि जब हम आग जब जलती है और जानवर को जब भूजा जाता है, उस समय एक जो फीलिंग होती है, वो पूरे दिन में जो फीलिंग होती है उससे कुछ अलग होती है, ऐसा उन्होंने कुछ फील किया। तो ये जो फीलिंग आई उनको कलेक्टिवनेस, वो फीलिंग कुछ अलग थी। तो जो अलग फीलिंग थी उसको उन्होंने रिलेट कर दिया भगवान। जबकि वास्तव में क्या था, वास्तव में वो जब मिल रहे थे, मिलना ही वो फीलिंग थी। मीन्स सोसाइटी जब कलेक्ट होती है एक जगह, एक पर्टिकुलर फीलिंग होती है। सोसाइटी जब एक जगह कलेक्ट होती है, वो पर्टिकुलर फीलिंग होती है, और इसको इन्होंने फॉर्म दे दिया रिलीजन का। तो रिलीजन में भी आप देखिए जागरण होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, मिलते ही तो हैं। रूप वो जागरण का है, लेकिन सोसाइटी एक तरीके से मिल रही है और एक फीलिंग हो रही है, और उस फीलिंग को सोसाइटी एंजॉय करती है। इसीलिए जो कॉलेन साहब हैं ये कहते हैं ये है जो रिलीजन है वो दिस वर्ल्डली अफेयर है। हमने बस नाम उसको रिलीजन का दे दिया है, चाहे उसको पूजा से जोड़ लिया, चाहे आरती से जोड़ लिया, चाहे जागरण से जोड़ लिया, चाहे नमाज से जोड़ लिया, लेकिन कर क्या रहे हैं हम, एक जगह कलेक्ट होते हैं और एक कलेक्टिव इफर्वेसेंस, एक कलेक्टिव फीलिंग पैदा होती है। और जो फीलिंग बहुत स्पेशल है एक व्यक्ति के अंदर, जो पूरे दिन की एक्टिविटी में उसको देखने को नहीं मिलती है। आपने भी
बहुत बार महसूस किया होगा जब आप शाम को कभी मंदिर जाते हैं और आरती में भाग लेते हैं, तो आरती नहीं होती है वो क्या होता है, आपके आसपास एक सोसाइटी आती है और वो सोसाइटी के साथ आप जब मिलते हैं, वो फीलिंग ही इंपॉर्टेंट है जो आपको पूरे दिन में नहीं मिली। उस फीलिंग को आप एक अलग तरीके से महसूस करते हैं और उसको ही आप कह देते हैं रिलीजन। उसके ही बहुत सारे रूप हो जाते हैं, हम आरती करते हैं, नमाज करते हैं, ये सब बातें करते करते। तो फस्टर्ड फीलिंग ऑफ कलेक्टिवनेस और सेंस ऑफ यूनिटी। इन द absence ऑफ डेवलप्ड लैंग्वेज अर्ली ह्यूमंस कम्युनिकेटेड थ्रू सिंबल्स। तो वो सिंबल से कम्युनिकेट कर रहे थे। एंड आल्सो लेक द नॉलेज ऑफ फायर मेकिंग। अब ये जो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में बता दिया था, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है, इसको आप पढ़िए और जल्दी जल्दी इसको पढ़ लेते हैं। द डिस्कवरी ऑफ कुक्ड मीट फ्रॉम एनिमल्स बाय फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ स्टोरिंग फायर, डेली गैदरिंग अराउंड द फायर टू शेयर एक्सपीरियंस, ट्रांसफॉर्म फायर इनटू सिंबल ऑफ सॉलिडारिटी। अब देखिए, ये शाम को मिलते थे, अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे थ्रू सिंबॉलिक लैंग्वेज। तो इन्होंने लगा एक सिंबल ऑफ सॉलिडारिटी हो गई फायर, तो फायर को इन्होंने सेक्रेट नाम दे दिया। मीन्स फायर के अराउंड यार कुछ ऐसा हो रहा है, एक पर्टिकुलर फीलिंग आ रही है, और फायर को इन्होंने कह दिया सेक्रेट। क्योंकि जबकि सेक्रेट क्या था उनके लिए, नया क्या था, मिलना, वो फीलिंग शेयर करना। लेकिन वो सोचे ये सब काम फायर की वजह से हो रहा है, तो उन्होंने फायर को सेक्रेट मान लिया और इसको ही बाद में कह दिया रिलीजन। ऑल्दो इसके बैकग्राउंड में आप देखेंगे वो क्या, रिलीजन नहीं है, वो कुछ, वो सोसाइटी है। तो हम लोग जब मिलते हैं, वो रिलीजन हो सकता है, हम रिलीजन के कारण मिल रहे हैं, हमने उसको रिलीजन कह दिया, लेकिन होता क्या है, वो सोसाइटी का मिलना। तो हम लोग जो वर्शिप कर रहे हैं रिलीजन में, वो वास्तव में क्या कर रहे हैं, सोसाइटी वर्शिप। हम भगवान की वर्शिप नहीं कर रहे हैं, हम नाम तो दे रहे हैं भगवान की पूजा, लेकिन वास्तव में जब भगवान की पूजा होती है तो मिलता कौन है, सोसाइटी। तो भगवान की वर्शिप में हम लोग करते क्या है, खुद की वर्शिप, सोसाइटी की वर्शिप, क्योंकि वो हमें फीलिंग चाहिए एक साथ मिलने की, और उस फीलिंग को ही हम लोग एंजॉय करते हैं। ऐसा कुछ कहना है इनका। अब आप शायद समझ पाए हो कैसे ये सोसाइटी वर्शिप को ही रिलीजन का नाम दिया गया। सोसाइटी वर्शिप ही रिलीजन है। मीन्स ये मैनिफेस्ट रूप है, ये कहीं ना कहीं लेटेंट है। फायर बिकम सेंस ऑफ यूनिटी फॉर प्रिमिटिव मैन एंड बिकम सैक्रेड। तो इसलिए इन्होंने फायर को सैक्रेड कहना स्टार्ट कर दिया। तो ये समझ नहीं पा रहे थे कि इनके अंदर ये फीलिंग कहाँ से आ रही। तो इन्होंने कहा यार कहीं ना कहीं आग है इसके पीछे। आग आई जब से, तब से हम लोग इतना बढ़िया मिलने लगे हैं, शाम को बढ़िया बातचीत हो जाती है, मजा आ जाता है जिंदगी में। तो इसलिए इन्होंने इसको सैक्रेड कहा। उन्होंने कहा ये कहीं ना कहीं आग की वजह से हो रहा है, इसमें ही कुछ खास है। जबकि वास्तव में क्या था, वो खास क्या था कि वो मिल रहे थे। सिमिलरली एग्रीकल्चर लैंड इज एसोसिएटेड विद द यूनिटी ऑफ फार्मर, हेंस इट बिकम सैक्रेड फॉर फार्मर। अब देखिए, फार्मर किसकी पूजा करता है, आपने देखा होगा, वो अपने हल की, एग्रीकल्चरल लैंड की, उसको भगवान से भी ज्यादा मानता है। क्यों? क्योंकि वो एग्रीकल्चरल लैंड में एक सोसाइटी मिलती है और वो फीलिंग वो है, वो भगवान से जोड़ देता है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर एंड द क्लियरिंग ऑफ लैंड फॉर सर्वाइवल एसोसिएटेड विद फेस्टिवल लाइक बैसाखी एंड ओनम। तो अब जो फेस्टिवल्स हैं बैसाखी एंड ओनम, इसमें भी आप देखेंगे एक सोसाइटी मिलती है पर्टिकुलर, फोस्टर्ड सेंस ऑफ यूनिटी। तो वहां पे एक सेंस ऑफ यूनिटी मिलने की एक भावना है थ्रू शेयर्ड रिचुअल्स, और उसको हमने बस ये रिचुअल में देख लिया है। हम रिचुअल पर फोकस कर देते हैं, जबकि वास्तव में सेंस ऑफ यूनिटी और सोसाइटी का मिलना ही मेन बात है इन द मॉडर्न वर्ल्ड। अब चलिए, ये तो ट्रेडिशनल वर्ल्ड की बात होगी। आप कह सकते हैं सर मॉडर्न वर्ल्ड में तो ऐसा नहीं होता है, मॉडर्न वर्ल्ड में तो लोग अकेले से पूजा करते हैं। चलिए देखते हैं। ये देखिए, इन्होंने एक कीवर्ड दे रखा है ट्रू, इसीलिए ट्रू लिखा है इन्होंने। इन द मॉडर्न वर्ल्ड ट्रू रिलीजन फोस्टर्स अ सेंस ऑफ यूनिटी विद इन सोसाइटी। ये कह रहे हैं अगर ट्रू रिलीजन है तो उसमें तो सेंस ऑफ यूनिटी ही होगा, जैसे सदियों से चला आ रहा है। तो रिलीजन का काम वही है, क्योंकि वो तो समाज को जोड़ेगा। सजेस्टिंग दैट सोसाइटल वेलबींग इज अकिन टू वर्शिप। तो जो कह रहे हैं वर्शिप में हो क्या रहा है, हम सोसाइटल वेलबींग की इच्छा रख रहे हैं। तो ये जो कह रहे हैं, जो आज के रिलीजन हमें दिख रहे हैं, जो लड़ाई झगड़े करा रहे हैं, वो ट्रू रिलीजन नहीं है। आप उनको रिलीजन मानने की भूल ना करें। रिलीजन तो वही सब था जो लोगों को जोड़े, कलेक्टिव पर्पसेस की बात करे। कन्वर्सली व्हेन रिलीजन डिवाइड्स इट डिविएट्स फ्रॉम द यूनिफाइंग पर्पस। तो ये कह रहे हैं अगर रिलीजन डिवाइड करने लगा तो फिर किस बात का रिलीजन, क्योंकि रिलीजन तो हमने वही माना अपनी सोच में जो हमें जोड़ रहा था, जो एक सॉलिडारिटी हमारे दिमाग में दे रहा था। He concluded that the conscience collective, that is collective consciousness, drives religion and ensures its continuity। ये कह रहे हैं जो आम, जो उस समय जो हम एक साथ इकट्ठे होते हैं, एक हम लोगों की सोच मिल बन जाती है, बस वो सोच को दोबारा से पाने के लिए फिर से हम इकट्ठे होते हैं। तो वो इकट्ठा होना ही रिलीजन है, और वो ही इकट्ठा होना इसकी कंटिन्यूटी बनाए रखता है।
अब हमने देखा डर्कहाइम इज रिजेक्टिंग थ्योरीज ऑफ रिलीजन बाय टाइलर, म्यूलर, रूसो, कॉम्टे, मार्क्स। इनकी तो डर्कहाइम ने रिजेक्ट कर दी, जितने भी हम यहाँ तक पढ़े थे। लेकिन उन्होंने डर्कहाइम ने ली किसकी किसकी थ्योरी, वो हम देखिए। स्मिथ, टोकाबेले, कोलांज डेवलप्ड पॉजिटिविस्टिक व्यू ऑफ रिलीजन। तो इनकी थ्योरी उठाई और कुछ टर्म अपने दिए और एक नई थ्योरी रिलीजन की दे दी। अब हम जब डर्कहाइम में रिलीजन की थ्योरी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं बस कॉपी पेस्ट चल रहा है और कुछ भी नहीं। अब ये डर्कहाइम कह रहे हैं रिलीजन इज नॉट अ फॉल्स बिलीफ बिकॉज इट इफ इट वर एन इल्यूजन इट वुड नॉट हैव परसिस्टेड फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये मार्क्स का क्रिटिक है। आल दो ऐसे टर्म को बहुत सारे सोशलॉजिस्ट ऐसे सेंटेंस को ये कहते हैं ये तो टेलियोलॉजिकल है या टोटोलॉजिकल है। आप ये कह रहे हैं अगर कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है तो फंक्शनल होगी, ये क्या मतलब हुई? बोले डोमेस्टिक वायलेंस एग्जिस्ट कर रही है समाज में तो क्या फंक्शनल है? बताइए। अनटचेबिलिटी एग्जिस्ट कर रही थी तो क्या उसको फंक्शनल कह देंगे और आंख बंद कर लेंगे? ऐसी कुछ बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं आप तो बस ये टोटोलॉजिकल बातें करते रहिए, बात घुमाओ फिरा के, वो अपनी कहनी है और कुछ भी नहीं। रिलीजन प्रोवाइड्स a knowledge giving experience through which human experience is defined। तो नॉलेज गिविंग एक्सपीरियंस क्यों है? इसने हमें नॉलेज किसकी किसकी दी थी? स्पिरिट्स, डेथ की दी थी ना। इट इज नॉट प्राइमरली कंसर्न विद सेविंग सोल और ऑफरिंग साल्वेशन। ये कह रहे हैं जो माँ ये डरखाइम साहब कह रहे हैं कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है, मोक्ष और स्वर्ग प्राप्ति वाली बात नहीं है। फ्रॉम रिलीजन इंडिविजुअल्स गेन नॉलेज अबाउट स्पेस टाइम यूनिटी अमॉन्ग पीपल एंड सोसाइटी। तो देखिए फिर से ये किस पर फोकस कर रहे हैं? यूनिटी अमॉन्ग पीपल एंड सोसाइटी। जैसे ये जो सब बातें कही गई ऊपर सेम बात कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं डरखाइम। देयरफॉर द सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज एंड द सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन आर स्ट्रांगली इंटरकनेक्टेड। तो ये कह रहे हैं जो रिलीजन है वो क्या काम कर रहा है? नॉलेज की तो काम कर रहा है। रिलीजन से हम क्या पाते हैं? रिलीजन से हम पाते हैं कि हम कैसे यूनिटी रहे समाज में, ये पता करते हैं। हम स्पेस टाइम के बारे में आइडिया लगा लेते हैं रिलीजन से। तो ये सब चीजें रिलीजन बताती है। जैसे आप रामायण पढ़ेंगे तो उसमें आप बहुत सारी चीजें स्पेस टाइम की देखेंगे। रामायण पढ़ेंगे तो आप उसको देखिए यूनिटी अमंग पीपल के रिस्पेक्ट से। मीन्स आप हिंदुइज्म के कोई टेक्स्ट पढ़ें तो इसके रिस्पेक्ट में देखें, ना कि स्वर्ग नरक मोक्ष इन सब बातों के रिस्पेक्ट में मत देखिए किसी भी टेक्स्ट को। ये कह रहे हैं रखें। तो कह रहे हैं नॉलेज तो दे रहा है लेकिन नॉलेज किसकी? स्पेस टाइम यूनिटी अमंग पीपल, ना कि ये सब चीजें। एग्जाम्पल फ्रॉम टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ एंशियंट एंड मिडिवल इंडिया वी कैन गेट नॉलेज ऑफ द देन सोशल लाइफ ऑफ पीपल। तो आप टेम्पल आर्किटेक्चर देखिए, वहाँ पे आपने बहुत सारी म्यूरल्स देखे होंगे। म्यूरल्स में आपने देखी बहुत सारी उस समय की एक्टिविटीज, हंटिंग, गैदरिंग, इन सब की एक्टिविटीज। आपने पेंटिंग्स देखी, पेंटिंग्स में भी आप देखेंगे उस समय की सोसाइटी का चित्रण है। आप बहुत सारे बुद्धिस्ट स्तूपा देखिए, उनके जो तोरण होते हैं, बुद्धिस्ट स्तूपा के तोरण में उस समय जातक कथाएं दिखाई जाती हैं कि बुद्धिस्ट के जो बुद्ध के जो बहुत सारे जन्म हुए उसमें वो क्या बने थे, कैसे थे, वो सब चीजें आपको दिख जाएंगी एक रिलीजन के सिंबल्स में। रिलीजन इज यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू सेक्रेड थिंग्स। तो ये कह रहे हैं रिलीजन जो है वो सेक्रेड थिंग्स से बना है। ठीक, दैट इज टू से थिंग्स सेट अपार्ट एंड फॉरबिडन। और जो सेक्रेड थिंग्स हैं ये क्या होती है? कुछ अलग रख दी जाती है। मीन्स इनका कुछ, इनको एक्सेस करने का कुछ लाइफ स्टाइल अलग है, वही सेक्रेड है। आप सेक्रेड थिंग्स को ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं जिनको टच करने के लिए या जिनको एक्सेस करने के लिए आपको जो कॉमन वेज है वो नहीं, उससे अलग। जैसे आप मंदिर को आप जाते हैं तो चप्पल उतार के जाएंगे, ठीक, वो हो गया आपके लिए सेक्रेड। आल दो आप अपने बेडरूम में जाएंगे तो चप्पल पहन के जाएंगे, तो बेडरूम आपके लिए हो गया प्रोफेन। तो यहाँ पे सेक्रेड और प्रोफेन का मीनिंग ये नहीं है अच्छा या बुरा। सेक्रेड और प्रोफेन का बस मीनिंग ये है कि सेक्रेड चीजों को कुछ अलग तरीके से किया जाता है। बिलीफ्स एंड प्रैक्टिस विच यूनाइट वन सिंगल मोरल कम्युनिटी कॉल्ड चर्च। तो ये जो चर्च है, ये चर्च वो बिल्डिंग वो क्रिश्चियनिटी वाला चर्च ना मानिए जहाँ पे लोग पूजा करते हैं, वो सब चीजें नहीं। ये कह रहे हैं चर्च वो एक सिंगल मोरल कम्युनिटी है। मीन्स लोगों के इकट्ठे होने को इन्होंने चर्च कहा। मीन्स लोगों के एक जैसे विचारों को इन्होंने चर्च कहा।
जो कि इन्होंने रिलीजन से समझा उसको। एंटिटीज सच एज फैमिली, नेशन एंड स्कूल कैन फंक्शन एज ए चर्च। इवन ये भी चर्च हैं, क्योंकि वहां पर लोग क्या हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। इन दिस ब्रॉडर सोशियोलॉजिकल सेंस, दिस रिप्रेजेंट्स अ वाइडर डेफिनेशन ऑफ रिलीजन कंपेयर टू द नैरोअर व्यूज ऑफ अर्लियर थिंकर। आप देखिए, डरखाइम ये कह रहे हैं यही वाइडर डेफिनेशन है रिलीजन की, कि रिलीजन से लोग इकट्ठा हो पा रहे हैं, रिलीजन से लोग सोसाइटी फंक्शन कर पा रही है, यही असली मीनिंग है, यही वाइडर मीनिंग है। वाइडर क्यों है? इसको चाहे आप स्कूल पे लगाइए, फैमिली पे लगाइए, नेशन पे लगाइए, स्कूल पे लगाइए, जहाँ भी सोसाइटी मिलती है वही रिलीजन हो जाता है। एक पर्टिकुलर सेक्रेड और प्रोफेन सिंबल्स के आधार पर चलता रहता है। अब हम कल के लेक्चर में जो डरखाइम ने रीजन पर कहा था उनकी टेक्स्ट में, उसको पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कैसे डरखाइम का जो टेक्स्ट है वो इनसे कॉपी पेस्ट किया हुआ है और कुछ भी नहीं। तो हम उनके टेक्स्ट को बहुत आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि हमने इसको इन डिटेल पढ़ा हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।